नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र की तृतीया तिथि पर मां चंद्रघंटा व मां सौभाग्य गौरी के दरबार में भक्तों ने लगाई हाजिरी। काशी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। 5 घंटे के प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री ने काशी की जनता को करोड़ों की परियोजनाओं की दी सौगात। रमजानुल मुबारक का चांद दिखते ही मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हुई आतिशबाजी। रमजान के पाक महीने का लोगों ने किया स्वागत। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की घोरावल शाखा के वार्षिक परीक्षा परिणाम समारोह का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्र की तृतीया तिथि पर मान्यता अनुसार मां चंद्रघंटा व मां सौभाग्य गौरी के दरबार में भक्तों ने हाजिरी लगाई। नवरात्र के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता के दर्शन का विधान है। वाराणसी में नवरात्र के दर्शन के क्रम में भक्तों ने माता चंद्रघंटा का दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर माता के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ रही। नवरात्र के अवसर पर माता का आकर्षक श्रृंगार किया गया था। मां के जयकारे से पूरा मंदिर प्रांगण गुंजायमान रहा। माता चंद्रघंटा के स्वरूप की व्याख्या करें तो चंद्रमा शांति का प्रतीक है और घंटा नाद का। नाद के साथ शांति का संदेश देने वाली माता ही चंद्रघंटा है। असुरासुर संग्राम में देवी ने इसी घंटे की नाद से अनेक असुरों का दमन किया। माता के तेज और पुंज प्रकाश के साथ नाद के स्वर ने असुरों का संहार कर दिया। माता का दर्शन करने आए भक्तों ने मां से शांति के लिए प्रार्थना की। चंद्रघंटा माता मंदिर के पुजारी ने बताया कि माता हर प्राणी के कंठ में विराजमान रहती हैं। माता की कृपा दृष्टि सभी पर रहती है। मां अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। किस तरह की परंपरा है माता किस दिन का ये आज देखिए नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज चंद्रघंटा देवी के दर्शन पूजन का विधान है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है और इनके 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र एवं घंटियां हैं। माता चंद्रघंटा दुष्टों असुरों का संहार अपने घंटे की नाद यानी घंटे की ध्वनि मात्र से करती है। और काशी के लोगों की विशेष मान्यता ये है कि यहाँ जब भी किसी के प्राण निकलते हैं, जब किसी का अंतिम समय रहता है, तो माता चंद्रघंटा उनके कंठ में विराज के अपने घंटे की ध्वनि से उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाती हैं। और आज नवरात्रि के तीसरे दिन भक्त बड़ी संख्या में आकर माँ का दर्शन करते हैं। माता को नारियल प्रसाद चुंदरी इत्यादि अर्पण करते हैं और उनकी जैसी भी मनोकामना रहती है माता सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इसी कड़ी में मां के गौरी स्वरूप के दर्शन पूजन के क्रम में नवरात्र की तृतीया तिथि पर मां सौभाग्य गौरी का दर्शन पूजन करने की मान्यता है। माता सौभाग्य गौरी महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। वहीं कन्याओं के विवाह में आने वाली अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। मंदिर के महंत सिद्धार्थ दुबे ने बताया कि नवरात्र में नौगौरी के दर्शन का विशेष फल मिलता है। नवरात्र के तृतीय दिन माता सौभाग्य गौरी के दर्शन का विधान है। इनके दर्शन से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। वहीं लंबे सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। वहीं इस अवसर पर पूरा मंदिर परिसर जय जयकार से गूंजता रहा। श्रद्धालु हाथों में माला फूल मिष्ठान लेकर मंदिर परिसर में पहुंचे और मत्था टेका तथा माता से सुख समृद्धि की कामना की। कनकलता जी आज माँ के दरबार में किस दिन का दर्शन किए? सुहाग गौरी का है। नवरात्रि के तीसरे दिन हम लोग दर्शन करने आए हैं परिवार की सुख समृद्धि के लिए। किस दिन का ये मंदिर है और किस तरह की आज ये परंपरा के अनुसार दर्शन चल रहा है? माता श्री सौभाग्य गौरी का मंदिर है। ये श्री आदि विश्वेश्वर मंदिर परिसर में स्थित है, बांसफाटक में। और माता का वासंतिक नवरात्र में 9 गौरी के दर्शन पूजन में तृतीया को माता के दर्शन पूजन का महत्व है। और इनके दर्शन पूजन से वैवाहिक जीवन सुखमय और लंबे सौभाग्यवर्धन का आशीर्वाद मिलता है। जिन कन्याओं के विवाह में अड़चन है, इनके दर्शन से वो दोष, विवाह में अड़चन का दोष दूर होता है।
चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन जी सौभाग्य गौरी के दर्शन पूजन का महत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी हैं। इस दौरान उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को अपने 5 घंटे के प्रवास के दौरान कई परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं काशी की जनता ने प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 1 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे। सुबह करीब 9:05 पर बाबतपुर लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सांसद बीपी सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, विधायक डॉ अवधेश सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, कमिश्नर कौशल राज शर्मा आदि जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि उनके आगमन के मद्देनजर काशी को सजाया गया है। लगभग 1 दर्जन चौराहों और सड़कों को भगवा झंडा और हरे भरे पौधे व फूलों से सजाया गया है। वहीं पहली बार वासंतिक नवरात्र के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 1780 करोड़ रुपए की सौगात दी गई, जिसमें कैंट स्टेशन से गुदौलिया चौराहे तक रोपवे ट्रांसपोर्ट, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष में 3 दिवसीय वन वर्ल्ड टीबी समिट का शुभारंभ किया गया। वहीं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बाइक रैली निकाली गई, जो गिरजाघर, बिनिया, नई सड़क, लोहराबीर होते हुए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंची। सड़कों पर ढोल नगाड़े के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम रहा और सभी प्रधानमंत्री के स्वागत में डटे रहे। वहीं 5 घंटे के प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में कई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। मंच पर प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल, सीएम के अलावा केंद्रीय मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पांडेय, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर व रविंद्र जायसवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री को भगवा साफा और मां दुर्गा की प्रतिमा भेंट की गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की परियोजनाओं व स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी प्रोजेक्ट के तहत मिले लाभ पर आधारित 2 वीडियो फिल्म दिखाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं जनसभा के बाद प्रधानमंत्री सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। करीब 2:30 बजे सर्किट हाउस से पुलिस लाइन रवाना हुए। वहां से हेलीकॉप्टर से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे, फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वाराणसी वासी को देने वाले हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री वहां पहुंच चुके हैं। हम सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। आज कुछ ही देर में प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित करेंगे। उसके पहले वो वहां पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका अवलोकन वो कर रहे हैं। नितेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। नितेंद्र, कैसे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि वो भारत को बहुत जल्द टीबी मुक्त बनाएंगे? बहुत ही शुरुआती स्तर से, यहाँ पर हम कह सकते हैं ग्रामीण स्तर से, ग्रामीण इलाकों में, गांव-गांव में टीबी को लेकर ढेरों जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और आज इस मेज़बानी समिट की भी मेज़बानी भारत कर रहा है, जिसमें दुनिया भर से प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। किस तरह से आपको लगता है ये टीबी उन्मूलन एक आंदोलन के रूप में बढ़ता आगे नजर आ रहा है? देखिए, 2018 में जब दिल्ली में समिट हुआ था तो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 2025 तक भारत टीबी मुक्त हो जाएगा और एक बहुत ही टफ टारगेट उन्होंने तय किया था, क्योंकि एसडीजी गोल है जो यूनाइटेड नेशन का, उसमें 2030 तक दुनिया से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। तो 5 साल पहले प्रधानमंत्री ने रखा था लक्ष्य भारत इससे मुक्त हो जाएगा और उसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। कई नए इनोवेशन के साथ, नई इनिशिएटिव के साथ कदम उठाया गया था, जिसका असर अब दिख रहा है कि देश में इस वक्त 13 लाख टीबी के मरीज हैं। और एक निक्षय मित्र करके एक पहल शुरू की गई थी सितंबर से, तो उसमें ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति हो या सिविल सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन जो टीबी मरीज है उनको गोद ले सकता है और करीब 74,000 निक्षय मित्र तक बन चुके हैं और जो 10 लाख टीबी मरीज हैं उनको उन्होंने गोद लिया है। तो एक तरफ सरकार के साथ साथ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, समाज भी आगे आया है और
उनकी भी जिम्मेदारी बनी है कि जो भारत टीबी मुक्त होगा तो उनकी भी भागीदारी हो। तो ये जन भागीदारी के तहत समाज को जोड़ा गया है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जब देख रहे थे जो वहाँ पे स्टॉल लगा है, एग्जीबिशन लगा है, तो किस तरीके से कदम उठाए गए हैं। इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी मॉडल है, क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश में 1.5 लाख है और वहाँ पर शुरुआती जांच में टीबी पकड़ में आता है। जो आसपास के गांव के लोग हैं वो अगर उनको संक्रमण दिखता है तो लक्षण दिखता है तो वो जाते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में टेस्ट कराते हैं। इसके अलावा जो भी टेस्टिंग किट है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई, उसका भी अवलोकन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और जो भी जन औषधि केंद्र है वहाँ पे जो सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं उसके भी स्टॉल लगे हुए। तो ये तमाम जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उसके बाद उनको बताया जा रहा है हेल्थ सेक्रेटरी के जरिए कि कैसे कैसे जो टीबी के उन्मूलन के लिए जो कदम है उसको उठाया जा रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है। तो निश्चित तौर पे जो भारत अभी जो पहल कर रहा है वो दुनिया भर के लिए रोल मॉडल है और उसका असर देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जब पंचायतें को टीबी मुक्त होने का आह्वान करेंगे, उस पहल की शुरुआत करेंगे, तो एक बड़ा मैसेज आएगा कि सबसे पहले पंचायत अपने स्तर पर टीबी मुक्त होंगे और उसमें एक होड़ लगेगी कि दूसरे पंचायत भी उनसे प्रभावित होंगे। और इस तरीके से जिला स्तर पे, जिला के साथ साथ राज्य स्तर पे ये होगा कि टीबी मुक्त होने का एक होड़ लगेगा राज्यों के बीच भी। और इस तरीके से जो 2025 तक टारगेट रखा गया है उसको अचीव करने में मदद मिलेगी। तो इसके लिए जन भागीदारी, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के तहत, जन भागीदारी के तहत एक कदम उठाया जा रहा है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसका असर देखने को मिलेगा। मैंने कई जो विदेशी डेलीगेट हैं उनसे बात है, उनका ये कहना है कि जो भारत का मॉडल है वो काफी सफल है और दुनिया के बाकी देश इससे सीखेंगे कि कैसे टीबी के उन्मूलन के लिए जो कदम है उसको उठाया जाए। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री को कुछ ही देर में टीबी मुक्त पंचायत पहल सहित विभिन्न पहलों का शुभारंभ करेंगे। और आज वर्ल्ड टीबी डे है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी विश्व टीबी शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करने जा रहे हैं। और हम देख सकते हैं कैसे साल 2001 में जब ये स्थापित हुआ था, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप संयुक्त राष्ट्र की ओर से होस्ट किया गया संगठन है और प्रधानमंत्री यहाँ पर डायस पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच आज उपस्थित हैं। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाइए। हम अपने सम्मानित प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के लिए वास्तव में आभारी हैं। अन्य गणमान्य व्यक्ति विशेष जिनकी सम्माननीय उपस्थिति का लाभ हमें आज मिल रहा है वे हैं उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर लुचिका डिटियो जी। इनके अलावा हमारे बीच उपस्थित हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अतिथिगण, राज्यों से आए हुए अधिकारीगण एवं अन्य टीबी हितधारक। इस पथ पर अग्रसर है, विकास की एक और नई इबारत। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। स्वस्थ दृष्टि समृद्धि काशी, काशी वासियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। वैसे तो 7,500 लाभार्थियों को चश्मा वितरण किया जा रहा है, पर इसके कुछ लाभार्थी यहाँ उपस्थित हैं। हम आपसे प्रधानमंत्री महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने शुभ कर कमलों से इन लाभार्थियों को चश्मा वितरित करने की कृपा करें। इस क्रम में सर्वप्रथम ब्रिज मोहन को मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ। ब्रिज मोहन, आप सबकी तालियों के साथ इन्हें ये उपहार, ये सौगात दी जा रही है।
माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के शुभ कर कमलों से जो स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यक्ति की कार्यशीलता को बढ़ाती है। सूफिया की बारी है। सूफिया इन्हें भी ये उपहार माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के शुभ कर कमलों से, जैसा कि मैंने कहा था, सभी के हितों के प्रति समर्पित। विजय मिश्रा। स्वस्थ दृष्टि समृद्धि काशी के तहत ये उपहार शीतल, आप सबकी शुभकामना रूपी तालियों के साथ हर हर महादेव। आप सब लोगन के हमार प्रणाम बा। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य महानुभाव और मेरी काशी के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, नवरात्र का पुण्य समय है। आज मां चंद्रघंटा की पूजा का दिन है। ये मेरा सौभाग्य है इस पावन अवसर पर आज मैं काशी की धरती पर आप सबके बीच हूं। मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद से आज बनारस की सुख समृद्धि में एक और अध्याय जुड़ रहा है। रमजानुल मुबारक का चांद दिखते ही मुस्लिम बहुल इलाकों में जमकर आतिशबाजी कर रमजान के पाक महीने का स्वागत किया गया। इस्लामिक कैलेंडर का 9वां माह रमजानुल मुबारक का चांद गुरुवार को जैसे ही नजर आया, लोगों ने जमकर आतिशबाजी करते हुए इस पाक महीने का स्वागत किया। लोग जैसे ही बाहर निकले तो मुस्लिम बहुल इलाकों में काफी चहल पहल नजर आई। रमजान मुबारक के महीने का चांद दिखने पर मुस्लिम समाज दालमंडी क्षेत्र में खुशी में आतिशबाजी कर रमजान के पाक महीने का इस्तकबाल किया और अल्लाह ताला से दुआ की कि रमजान का 30 रोजा रखने की हिम्मत दे। लोगों ने चांद देखकर दुआ मांगी। शकील अहमद जादूगर ने बताया कि रमजान अल्लाह ताला का महीना है। इस महीने में अल्लाह ने कुरान को मुकम्मल कर दुनिया में भेजा। इस महीने में कसरत से लोग इबादत करते हैं। इसमें छोटे 10 वर्ष के बच्चे रोजा रखते हैं। चांद देखने वालों में शकील अहमद जादूगर, नसरुद्दीन, राजू, नुमान, नौशाद मोहम्मद, फहीम मोहम्मद, जावेद मुस्ताक, शोएब आदि लोग उपस्थित रहे। शकील जी, किस तरह का खुशियाँ मनाई हैं? आज हम लोगों ने, तमाम दालमंडी वासियों ने, बनारस वासियों ने जो है मिलकर आज चांद का इस्तकबाल किया। रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना आज से शुरू हो गया है। आज जो है ये अल्लाह ताला का महीना है, ये अल्लाह पाक परवरदिगार का ये महीना है। इसमें जो है जितना भी इबादत करो वो कम है। और इसी महीने में जो है हमारे के यहाँ जो है जो आसमानी किताब कुरान है
वो इसी नाजिल हुई इसी रमज़ान शरीफ के महीने में। और इसीलिए हम लोगों ने जो है इसीलिए शिद्दत के साथ मतलब कसरत के साथ हम लोग नमाज रोज़ा तरावी और तमाम चीज़ जो है इसी महीने में एहतमाम से पढ़ते हैं। और उसमें छोटे छोटे बच्चे रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तरावियों में भीड़ होती है। और ये रोज़ा जो होता है वो दिल का, जुबान का और आँख का और कान का ये रोज़ा होता है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि इस महीने के अंदर आप किसी की बुराई मत सुनिए, किसी को बुरा मत कहिए और आपकी जो है नियत और आँख जो है वो आपके ऊपर आँख का भी जो है इशारा वो हमेशा सही रहना चाहिए। ये महीना इतना पाक महीना है। और इसी के बाद एक महीना रोज़ा रखने के बाद फिर हम लोगों को ईद का मौका मिलता है, ईद की नमाज़ पढ़ने का मौका मिलता है। आज हम तमाम लोग बनारस के वासियों और दालमंडी क्षेत्र के लोग यहाँ पर खुशी मना रहे हैं। पटाखों के साथ चांद का इस्तकबाल किया गया और यही हम लोगों की ये है कि अल्लाह ताला इस महीने में इबादत का महीना दे। और बहुत ही जो है मतलब लोगों को जो है सहरी करते हैं लोग। और रमज़ान शरीफ में जब मगरिब की नमाज़ होती है तो अल्लाह ताला समझ लीजिए हम लोगों के लिए एक तरीके से जन्नत के अवतार और जन्नत का तरीके से सहरी और रोज़ा कराते हैं। यही रमज़ान शरीफ की मान है। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की घोरावल शाखा के वार्षिक परीक्षा परिणाम वितरण समारोह का आयोजन हुआ। घोरावल स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के वार्षिक परीक्षा परिणाम समारोह का आयोजन बड़े ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ। समारोह का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने स्वामी जी के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया। कार्यक्रम में समस्त उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्रदान किया गया। विद्यालय के प्रबंधक ने समस्त छात्रों के अच्छे प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए उन्हें निरंतर कड़ी मेहनत, विश्वास एवं निष्ठा के साथ अपने पथ पर अग्रसर होने की शुभकामना दी। कार्यक्रम के इस क्रम में समस्त अभिभावकों एवं छात्रों का स्वागत करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य नीरज कुमार श्रीवास्तव ने हर एक छात्र छात्राओं को आने वाले सत्र में और निखारने और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में शिक्षक डॉ विपिन सिंह, रविन्द्र यादव, रवि यादव, शिखा चौबे, कविता चौरसिया, सोनी सिंह, दिवाकर सिंह, राजकुमार यादव, सूरज तिवारी, विनय श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण सिंह एवं किरण मौर्य ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन मोतीलाल गुप्ता ने दिया। Today in Swami Harshevanand Public School Ghorawal, annual result distribution ceremony organized in which all the parents and students participated very effectively, and we wish all the best for all the students and parents for new coming session that is going to start from 1st of April. बीएचयू शल्य तंत्र विभाग द्वारा के अनुरप्पा सभागार में वार्षिक सम्मेलन सह कार्यशाला का आयोजन हुआ। शल्य तंत्र विभाग आयुर्वेद संकाय आईएमएस बीएचयू द्वारा शल्य तंत्र विभाग आयोजित राष्ट्रीय सुश्रुत एसोसिएशन के द्वारा वार्षिक सम्मेलन सह कार्यशाला का केएन उड़प्पा सभागार में आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित शल्य चिकित्सा पद्धतियों को मजबूत करना है। सर्जरी शुरू से ही आयुर्वेद का अभिन्न अंग रही है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व वाराणसी के राजा दिवोदास धन्वंतरी और उनके शिष्य सुश्रुत के संरक्षण में इस पवित्र शहर वाराणसी में प्राचीन भारत में सर्जरी का अभ्यास विकसित और समृद्ध हुआ था। सुश्रुत की सर्जिकल प्रवीणता समय से काफी आगे थी और सुश्रुत ने सर्जरी के विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्लास्टिक और पुनर्निर्माण सर्जरी, पेट की सर्जरी, प्रसूति संबंधी सर्जरी आदि के प्रबंधन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वहीं वर्तमान राष्ट्रीय सम्मेलन सह कार्यशाला में पूरे भारत के 50 से अधिक प्रसिद्ध सर्जन, शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों को एक मंच पर लाया गया है। ये 3 दिवसीय एक शल्यकॉन 23 कॉन्फ्रेंस है जो कि 23rd एनुअल कॉन्फ्रेंस है नेशनल सुश्रुत एसोसिएशन की, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र ऑर्गेनाइज कर रहा है। पहला जो दिन है, आज का दिन है, वो वर्कशॉप है जो टोटल लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है वो ऑपरेशन थिएटर से डिफरेंट सर्जरीज का, जिसमें देश विदेश से आए हुए लोगों ने भाग लिया है, काफ़ी डेलीगेट्स ने भाग लिया है और बहुत सी लाइव ऑपरेटिव सर्जरी, लैप अपेंडिक्स, लैप हर्निया, लैप कोलेसिस्टेक्टोमी सब कुछ दिखाया जाएगा यहाँ पे। बहुत ही अभी तक तो बहुत ही अच्छा रहा है और करते ही बहुत ही अच्छा रहा है। कितने लोगों का ये सिखाया जाएगा? डेमोन्स्ट्रेशन है, मोर देन 20 केसेस हैं, सर्जरी केसेस जो दिखाया जाएगा और इसमें मोर देन 400 डेलीगेट्स हैं थ्रू आउट द कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री भी भाग लिया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU के लगभग 50 छात्रों में आंखों की समस्या सामने आई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अनजाने वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। यूनिवर्सिटी के राजा राम मोहन राय हॉस्टल के करीब 50 स्टूडेंट्स में आंखों की समस्या सामने आई है। इन स्टूडेंट्स को बीते 2 दिनों में देखने की समस्या है। अचानक बढ़े इस वायरस के कहर के कारण सोशल साइंस फैकल्टी की गुरुवार को होने वाली सेमेस्टर परीक्षा को भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने रद्द कर दिया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसको लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। जानकारी के मुताबिक करीब हफ्ते भर पहले 2 छात्रों में इस तरह की समस्या थी, लेकिन बीते 2 दिनों में इस अनजाने वायरस ने करीब 50 स्टूडेंट्स को अपनी जद में ले लिया है। ये वायरस कितना खतरनाक है, फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है। राजा राम मोहन राय हॉस्टल के एडमिन वार्डन अमरनाथ पासवान ने बताया कि इस समस्या के कारण हॉस्टल के 50 स्टूडेंट्स को अचानक आंखों में परेशानी हुई, जिसके कारण वो देख नहीं पा रहे हैं। वहीं छात्रों में आई इस समस्या के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन भी एक्टिव है। इसको लेकर चिकित्सकों की टीम ने हॉस्टल के छात्रों की जांच भी की है। बताया जा रहा है कि कंजक्टिवाइटिस के कारण ऐसी समस्या आई है। अमरनाथ पासवान ने बताया कि चिकित्सकों का कहना है कि ऐसी समस्या से छात्रों को उभरने में 10 दिन का वक्त लग सकता है। वहीं इस मामले को लेकर BHU के चीफ प्रॉक्टर अभिमन्यु सिंह ने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट की एक टीम ने इसका जायजा लिया है और बच्चों के इलाज का हर प्रयास किया जा रहा है। सर, हॉस्टल है, उसमें जो है बच्चे कुछ आँख की समस्याओं से परेशान हो रहे हैं, तो लगभग कितने बच्चे और क्या एडवाइजरी जाएगी? हम लोग एडवाइजरी काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने जारी किया है, जो मेडिकल के विशेषज्ञ हैं उनके हिसाब से कि उसको रोकथाम से कैसे बचा जा सकता है, अन्य बच्चे कैसे प्रभावित नहीं हो सकते हैं। बच्चों की एग्जैक्ट जो नंबर है उसके विषय में तो 30-40 आज रात को बात किया था मैंने, तो वार्डन का कहना था कि 30-40 बच्चे बताए थे अपनी समस्याओं को, लेकिन उनके जो हॉस्टल के अटेंडेंट्स वगैरह हैं उनके माध्यम से उनको सूचना थी कि उससे ज़्यादा बच्चे प्रभावित हैं। तो चूँकि ये एक एपिसोडिक होता है, कई उसमें से ठीक हो रहे हैं, कई को नए को हो रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन है। तो बच्चों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। चूँकि मास लेवल पे ज़्यादा बच्चों को हो गया, उसको ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी परीक्षाओं को अभी स्थगित कर दिया। क्या समस्याएं आ रही हैं बच्चों को जिस कारण परीक्षा स्थगित करना पड़ा? समस्याएं आँख का है, ये आँख का लाल हो जाना इस बीमारी में जो भी होता है, तो उसी तरह की समस्याएं हैं। और चूँकि आँख में समस्या है तो बच्चा परीक्षा 3 घंटे बैठ करके कैसे दे सकता है, उसको ध्यान में रख करके किया गया। तो सर, क्या डॉक्टरों की टीम भी इस पे जो है? हाँ, अभी 12:30 बजे इनके छात्र अधिष्ठाता ने एक बैठक बुलाई है, उस सोशल साइंस के कोऑर्डिनेटर का, हॉस्टल के वार्डन्स का, आँख विभाग के हेड का और CMO का। तो उनसे बैठ करके उसकी जो भी कार्य योजना होगी वो लोग तैयार करेंगे, और इस पूरे प्रकरण को छात्र अधिष्ठाता अपने स्तर पर देख रहे हैं। सर, और बच्चों से क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? जो बच्चों से कहना चाहेंगे कि अपना पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि ये ऐसी कोई, इसको हम जैसा समझ सकते हैं कि बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन चूँकि इन्फेक्शियस है, फैलता है, तो एक दूसरे से दूरी बनाए रखें अभी, और बचाव करें जिससे कि दूसरे ज़्यादा बच्चों में न फैले, और जिनको हुआ है वो दूसरों से दूरी बनाए रखें बच्चे, यही वो करेंगे। और पेशेंस बनाए रखें, जल्दी ठीक हो जाएगा। प्रशासन भी इस दिशा में अपना कार्य कर रहा है। सर, किस हॉस्टल का ये मामला है? राजा राम छात्रावास सोशल साइंस का हॉस्टल है। कितने दिनों से ये समस्याएं आ रही थी? हम लोगों के पास जो रिपोर्टिंग है, पिछले 5-6 दिन पहले कम बच्चों को हुआ था, 2 या 3 बच्चों को हुआ था। तो ये अक्सर हर साल होता है, और फिर इतने मास लेवल पे तो कभी नहीं हुआ था, लेकिन 2-4 बच्चों को होता है और फिर वो ठीक हो जाता है, तो उसी लेवल पे लिया गया। लेकिन पिछले 3 दिनों से चूँकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं, तो तब इसको ज़्यादा गंभीरता से एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है। तो डॉक्टरों का क्या कहना है, कौन सा इसका रोग का नाम दे, या
जांच में क्या बताया? वो डॉक्टर कंजक्टिवाइटिस बता रहे हैं, जिसको आँख आना हम लोग बोलते हैं सामान्य भाषा में, जिसमें आँख लाल हो जाता है और दर्द होने रहता है आँख के अंदर। तो उनका तो डॉक्टरों का तो कहना है कि कंजक्टिवाइटिस। बीजू कृषि विज्ञान विभाग पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए छात्र धरने पर बैठे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कृषि विज्ञान संस्थान के छात्र सैकड़ों की संख्या में धरने पर बैठ गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इकाई मंत्री पुनीत मिश्रा ने बताया कि छात्रों का एग्जाम हुआ था, जिसमें कुछ छात्र फेल हो गए थे। उनसे एक सप्ताह बाद एक ही दिन में 3 परीक्षाएं ले ली गई, जो नियम विरुद्ध है, जबकि विश्वविद्यालय का नियम है कि री एग्जाम 50 दिनों बाद लिया जाएगा, जिसके विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों छात्र धरने पर बैठ गए हैं। पुनीत कुमार मिश्रा और कृषि विज्ञान संस्थान के छात्र अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि कृषि विज्ञान विभाग द्वारा नियम विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। ये धरना इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस का धरना है और यहाँ पे मुख्यतः एग्रीकल्चर के साइंसेस के स्टूडेंट्स जो हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। उनका विषय यह है कि उनके एग्ज़ाम्स बैक एग्ज़ाम्स 7 दिन पहले हुए थे और बैक री एग्ज़ाम जो लिए गए वो 7 दिन बाद ले लिए गए, जबकि उनका कहना यह है कि प्रावधान यह है कि 50 दिन बाद एग्ज़ाम्स हमारे होने चाहिए, उन एग्ज़ाम्स का मूल्यांकन होना चाहिए, फिर आपको पास या फेल करना है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके पहले आप एक निर्धारित मूल्यांकन करिए, एक निर्धारित एग्जाम शेड्यूल जो है उस हिसाब से एग्जाम लीजिए, फिर आप हमको पास फेल करिए। तो कितने छात्र ऐसे हैं जो धरने बैठे हैं और मांग क्या? ऐसे तकरीबन मुझे लगता है कि 30 से 50 छात्र हैं जिनका फेल होने की सूचना है और री एग्जाम जो हुए थे वो 7 दिन में ही हो गए थे। 3 परीक्षाएं एक ही दिन ले ली गई थी, ऐसी सूचना है। मामला वही है कि नियम विरुद्ध जो इनकी परीक्षाएं 1 हफ्ते के अंदर हुई हैं, विश्वविद्यालय का नियम ये कहता है कि ग्रेड कार्ड पब्लिश होने के 50 दिन या 60 दिन के भीतर परीक्षाएं होनी चाहिए, और वो भी एक समय पर एक परीक्षा। इन बेचारों को ऑनलाइन रिजल्ट दिया गया, वो भी 1 हफ्ते के भीतर इन्होंने फीस जमा की, फिर परीक्षाएं दी। 3 परीक्षाएं, 2 प्रैक्टिकल से 1 वाइवा एक ही दिन पर हुए हैं। तो हम बस इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, जो विद्यार्थी परिषद का कर्तव्य है। कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, एग्जामिनेशन नहीं होते हैं सबके 1-1 दिन पर, तब। तो कितने बच्चे हैं जो इस तरह से है? देखिए, प्रभावित 30 बच्चे हैं, लेकिन उनकी संख्या और अभी बढ़ती जा रही है धरने पर बैठने वाली। ये धरना जब तक चलेगा जब तक डायरेक्टर साहब मान नहीं जाते हैं। हिंदू युवा वाहिनी हेमू कलानी मंडल द्वारा हेमू कलानी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अमर शहीद हेमू कलानी की जयंती के अवसर पर मालवीय मार्केट स्थित हेमू कलानी की प्रतिमा पर हिंदू युवा वाहिनी के हेमू कलानी मंडल के कार्यकर्ताओं ने हिंदू युवा वाहिनी प्रभारी अमरीश सिंह भोला के नेतृत्व में माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने हेमू कलानी अमर रहे के उद्घोष के साथ दीपदान किया और उनको याद किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। दिया जला दीजिए सौरभ, किसी और को दे क्या पाते। अमर रहे, अमर रहे, हेमू कलानी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, हेमू कलानी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर। क्या है आज, क्या कर रहे हैं आप लोग? आज अमर शहीद हेमू कलानी जी की जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में हिंदू वाहिनी हेमू कलानी मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा ये आयोजन किया गया था। आज वहाँ का उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया है और आज 100 वर्ष हो गए, 100वीं जयंती हिंदू वाहिनी ने मनाई है हेमू कलानी जी की। और हेमू कलानी जी वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने मात्र अपनी 16 वर्ष 17 वर्ष की अवस्था में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया था। आज उनको स्मृति हम सब ने स्मृत किया जो है, और उनके पदचिन्हों को चलने का संकल्प हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने लिया। क्या संदेश देंगे इनके आज के कार्यक्रम को? देखिए, हेमू कलानी जैसे नौजवान देश के लिए रोल मॉडल हैं, जिनके देश के लिए जीने और मरने का जज्बा था, और मात्र 16 या 17 वर्ष की, कहते हैं कि नाबालिग उम्र में देश के लिए इतना बड़ा निर्णय ले लेना जो है और देश के लिए सोचना बहुत ही बड़ी बात है। तो ऐसे युवाओं को अपना प्रेरणा स्रोत युवाओं को बनाना चाहिए, रोल मॉडल बनाना चाहिए। निश्चित तौर पे उनके ही शहादत में देश को आज़ादी मिली है।
ऐसे युवाओं को हमेशा स्मृत करना चाहिए, अपने स्मृतियों में उनको हमेशा संजोए रखना चाहिए। यही हम अपील आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से करना चाहेंगे। सिंधी समाज द्वारा झूलेलाल जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी परंपरा अनुसार सिंधी समाज द्वारा झूलेलाल जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां शामिल रहीं जो सभी के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। शोभा यात्रा लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर से प्रारंभ होकर गिरजाघर गुदौलिया दशाश्वमेध होते हुए चितरंजन पार्क पहुंची, जहां आरती की गई। वहीं शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी तो उन मार्गों पर पुष्प वर्षा की गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। बीएचयू भगत सिंह छात्र मोर्चा द्वारा वीर सपूतों के शहादत दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व मशाल जुलूस का आयोजन हुआ। भगत सिंह छात्र मोर्चा बीएचयू द्वारा भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के शहादत दिवस को याद करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम और मशाल जुलूस निकाला गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्रांतिकारी गीत गाए गए और इप्सिता ने अपनी बात रखते हुए भगत सिंह के विचारों के बारे में बताया कि भगत सिंह और उनके सपनों का भारत कैसा था और उन्होंने समाजवादी, समता मूलक, शोषक विहीन वतन बनाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इसके पश्चात विश्वनाथ मंदिर से लंका तक मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें जोरदार नारेबाजी की गई। कार्यक्रम में अनुपम, विनय, आकांक्षा, इप्सिता, सिद्धि, आलोक समेत 100 से अधिक लोग मौजूद रहे। ए भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, ए भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। तूने तो तब ही बोला था ये आजादी नहीं धोखा है, आजादी नहीं धोखा है, आजादी नहीं धोखा है। ये पूरी मुक्ति नहीं है यारों, गोरों के संग सौदा है, गोरों के संग सौदा है, गोरों के संग सौदा है। बीएचयू की धरती पर मनुवाद की कब्र खुदेगी, बीएचयू की धरती पर मनुवाद मुर्दाबाद, 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 राष्ट्रवाद मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। ये मतलब कि हम लोग देख सकते हैं भगत सिंह छात्र मोर्चा की तरफ से हर साल की तरह आज हम लोग शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के जो शहादत था उस शहादत को हम लोग याद करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। उनके विरासत को हम लोग यहाँ पर याद करने के लिए उपस्थित हुए हैं। अगर हमारे समाज में अगर देखा जाए जो उनका योगदान था उस प्रकार से लोग उनको जानते नहीं है। जिस प्रकार से अन्य लोगों को जानते हैं, अन्य लोगों के विचार जो फैला, उस प्रकार से हमारे देश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उनके जो क्रांतिकारी साथी थे उनका विचार नहीं फैल पाया। इसीलिए हम लोग हर साल उनके विचार को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर इस कार्यक्रम को लेते हैं। यहाँ से VT से लेकर लंका तक मशाल जुलूस निकालेंगे और उनके विरासत को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये VT पे कौन कौन सा कार्यक्रम है? VT मतलब हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे, अब कुछ गीत गाने की हैं और एक मशाल जुलूस निकालेंगे। गीत गाने के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं बताने का कि भगत सिंह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, भगत सिंह एक विचार थे और उनका जो विचार था सिर्फ हमारे देश में अंग्रेजों को यहाँ से भगाना नहीं था। उनका विचार था हमारे देश के अंदर जितने भी गैर बराबरी है, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे आर्थिक आधार पर हो, चाहे लैंगिक आधार पर हो, वो पूर्णतः आज़ादी, सिर्फ गोरों से आज़ादी नहीं,
अगर वो मानते थे अगर हमारे देश से गोरे चले भी जाते हैं तो जो भूरे अंग्रेज है वो हमारे ऊपर शासन करेंगे, हमें उस भूरे अंग्रेजों से भी आज़ादी चाहिए। इस चीज़ के लिए भगत सिंह लड़ाई लड़े थे, उनके साथी इसके लिए शहीद हुए थे। जो हमारे देश के युवा पीढ़ी है इस चीज़ को नहीं जानते हैं, उसी को समझाने के लिए, उसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम को रखे हैं और गीत गानों के माध्यम से अपना विचार प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने संगठन लगभग आपके साथ हैं? हमारे साथ भगत सिंह छात्र मोर्चा के सदस्य, जितने सारे सदस्य और आम छात्र छात्राएं जो हमारे विचार को मानते हैं, जो हमारे विचार से ताल्लुक़ रखते हैं, जो भगत सिंह को मानते हैं, जो सुखदेव राजगुरु को मानते हैं, जो उस प्रकार के विचार को मानने वाले जो गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, जो गैर बराबरी जो हमारे देश के अंदर है, इतना बड़ा गैर है जो 10% लोग हैं उसके पास 90% लोगों से ज़्यादा संपत्ति हो गई है, उस गैर बराबरी के खिलाफ लड़ने वाले लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। अस्सी घाट पर गंगा आरती के दौरान प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना हुई। अस्सी घाट पर गुरुवार को गंगा आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु के लिए प्रार्थना की गई। अस्सी घाट पर आयोजित होने वाली जय मां गंगा सेवा समिति के तत्वाधान में विशेष गंगा आरती की गई, जिसमें 7 अर्चकों ने गंगा आरती की और प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना की। आरती के आयोजक विकास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पूर्व हम लोगों ने विशेष गंगा आरती की और पूजन किया और मां गंगा से कामना की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निरंतर ऐसे ही काशी वासियों को सौगात देते रहें और वो दीर्घायु हों। लाइन से पीछे से आए सभी से निवेदन है, आप सभी लोग अपने अपने कीमती सामान की सुरक्षा स्वयं करें। मोबाइल पास इत्यादि की आप लोग प्रसाद की थाल पे चढ़ाएं, विशेष रूप से सहयोगी सहयोग करता है। आज की आरती में हम लोगों ने अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का स्वागत अभिनंदन किया। हमारे प्रधानमंत्री कल काशी आ रहे हैं, यहाँ पर आके वो करोड़ों रुपए की सौगात देंगे, कार्यों का शिलान्यास करेंगे। हम उनके दीर्घायु होने की, उन्हें हमेशा स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा से हमने प्रार्थना किया कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और इसी तरह काशी में सौगातों की बौछार करते रहें। चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र की तृतीया तिथि पर मां चंद्रघंटा व मां सौभाग्य गौरी के दरबार में भक्तों ने लगाई हाजिरी। काशी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत। 5 घंटे के प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री ने काशी की जनता को करोड़ों की परियोजनाओं की दी सौगात। रमजानुल मुबारक का चांद दिखते ही मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में हुई आतिशबाजी। रमजान के पाक महीने का लोगों ने किया स्वागत। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की घोरावल शाखा के वार्षिक परीक्षा परिणाम समारोह का हुआ आयोजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।